Good afternoon, Surbi. Good afternoon, Abhinav. Good afternoon, sir. हाँ जी, कोई डाउट बेटा? नो सर। सर ओके। हाँ जी सुरभि, कल और आज में एक चेंज आ गया। बिजनेस इज अ वाइडर कंसेप्ट। यहाँ वाले लोग तो ये कह रहे हैं, डू यू अग्री या डू यू डिसअग्री? कभी पढ़ा नहीं, आज मूड नहीं था, कल मौसम बहुत अच्छा था। हाँ सुरभि, सर मैंने जितना इंटरनेट पे सर्फ किया है उसके हिसाब से तो बिजनेस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट ही बता रहा है। बिजनेस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन वही बोल रहा हूँ ना, कल तो तुम लोग कॉमर्स वाइडर कंसेप्ट बता रहे थे ना। 24 घंटे में चेंज हो गया ना आंसर। और नेट पे जाने की बजाय बेटा बेटर इज की पिकअप योर 11th का बिजनेस स्टडीज। उसको अपने को ये अगले 7-8 दिन में 11th-12th का बिजनेस स्टडीज, या आप अपना बीबीए या बीकॉम का सेमेस्टर 1 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का बुक उठा लो। ये तीनों चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। फाइन। सो आई थिंक आज, क्योंकि ये हमारी काइंड ऑफ मेरे लिए मेरी एक अनस्केड्यूल्ड क्लास है, तो वी वोंट बी डिस्कसिंग मच ऑफ द थिंग्स। आई थिंक हम 2 या 3 चीज को डिस्कस करेंगे। एक बहुत सिंपल सा जो हमारा टॉपिक रहेगा, आई थिंक व्हाट वी कैन स्टार्ट आउट इज दैट इज, हम बात कर सकते हैं जिसपे से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल सा आपका टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कि that is our levels. white लेना पड़ेगा। I'm used to use different colors actually for depicting। एक तो इसका thickness भी कम है आज। Yellow is my favorite color, but board पे I don't use it actually. Okay, so we will be talking levels of management। और सिंपल सी बात करें तो इसका आपका डायग्राम बनता है ऐसे, जिसमें हमारे पास ऊपर रहता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बीच वाले को हम बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसी के साथ अगर हम चाहें तो ये जो ऊपर पिरामिड में आते हैं वो लोग हमारे कहलाते हैं आइडली एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज या एग्जीक्यूटिव्स, और ये नीचे का जो लेवल है ये वर्कर्स का हो जाता है। तो वर्कर्स को भी हम टेक्निकली 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। देयर आर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, या इनको हम बोलते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। और जो स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड वर्कर होता है, इसका डेजिग्नेशन रहता है आपका फोरमैन या सुपरवाइजर का। और इसका एक डेफिनेशन क्या रहता है हमारे पास, सुपरवाइजर इज द हाईएस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड लोवेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि ये टेक्निकली आप देखोगे ये इंटरलिंक करता है मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को वर्कर से काम कराने। तो इसका जो काउंटर पार्ट आपका वहां पे रहते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स और ट्रेनी मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स। So whether you have officers, whether you have management executives or management trainees, MT, जो आप अगले साल के बाद लग जाओगे कहीं भी किसी इंडस्ट्री में अगर जाओगे, और सुपरवाइजर, the only difference is supervisor is the highest of the workers, most experienced and lowest of the management। टॉप लेवल का दूसरा नाम क्या होता है? पता नहीं सर कहां से बात कर रहे हैं, ये भी 11th का क्वेश्चन है। अच्छा, लोअर लेवल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल को अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
या इसको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी लिया जाता है, क्योंकि टॉप लेवल पे जो हमारा मैनेजमेंट रहता है वो लॉन्ग टर्म का रहता है। अभी मैं डेजिग्नेशन में नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ टेन्योर्स की बात करें, वहां पे भी आएंगे, उस पर भी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊंगा। तभी आज लेवल्स की बात करूंगा, क्योंकि मंडे आई थिंक कल परसों शायद मैं क्लास नहीं रखूंगा, तो मंडे को तुम्हारा टेस्ट या कल तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, जितना अभी हमने काम किया। नहीं, वो तो यही कराऊंगा, अभी आने दे, कोशिश करूंगा सब यहाँ हो जिस दिन, उस दिन बोर्ड पे ही कराऊंगा, ऑनलाइन में उसका मजा नहीं आता। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। बेसिकली क्लास 12th में इसके दो ऑब्जेक्टिव क्या लिखे हुए हैं? They are responsible for overall organizational goals, सर्वाइवल और ग्रोथ की प्लान भी स्ट्रेटेजिक लेवल करता है। तो बात आती है कि फिर ये मिडिल लेवल क्या करता है? इसका दूसरा नाम कहलाता है tactical level of management. तो बेसिकली they interpret the strategies formulated by the top level and inform them to the lower. तो देखो टॉप लेवल क्या डिसाइड करता है? स्ट्रेटेजिक लेवल ये कहता है कि भैया अब ये देखो, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं अब यहाँ से। टॉप लेवल फर्स्ट ईयर में डिसाइड करता है कि अपने को 12 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाने का है। एजम्पशन, हम 1 रुपया पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे 1 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। अब उसको नहीं मतलब आप कितने दिन में ये बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उन्होंने बोल दिया अपने को इस साल में 12 लाख प्रॉफिट अर्न करने का है, मैं रेवेन्यू छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर 12 लाख की फिगर आपको छोटी लग रही है, इसको 12 करोड़ कर लो, 120 करोड़ कर लो, 1200 करोड़ कर लो, फिर भी तुम्हारे लिए 12,000 करोड़ कर लो जाओ। और अगर वो भी कम है तो 1,20,000 करोड़ भी कर सकते हो, कि जैसे जैसे ये जीरोस बढ़ेंगी तुम्हारे आंसर्स उतने गलत होते जाएंगे। ये मेरा चैलेंज। तो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया हमारे को 12 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कब? 12 महीने में। तो टेक्टिकल लेवल क्या कहेगा? पर मंथ हमारे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए पर मंथ। लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल इज मोर कंसर्न्ड विद डे टू डे एक्टिविटीज। तो जो सुपरवाइजर है आपका यहाँ पे, वो बेसिकली वीकली बनाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, हफ्ते के हमारे को 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने का है। 1 वीक 5 डेज अ वीक होता है। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, इंडियन नहीं। 7 दिन 12 घंटे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप टेलर को लेके चलोगे, इट्स अ 5 डे वर्किंग वीक विद 8 आवर्स ऑफ ईच शिफ्ट। टेक्निकली किसी भी फैक्ट्री में 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, अगर वो 100% अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। आई विल रिपीट, if any working or factory is working at its 100% operational efficiency, that means 8 hours के 3 शिफ्ट 24 घंटे बैक टू बैक। क्योंकि नॉर्मली अगर डे शिफ्ट लोगे, वो सुबह में शुरू होती है 8 साढ़े 8 बजे और खत्म होती है 6 साढ़े 6 बजे। ये टेलर की कहां पे बताया हुआ है? टेलर का कौन सा टेक्निक है? देखो लिंक होते जाएंगे टॉपिक। चैप्टर 1 खत्म हो रहा है, 2 और 3 दिखा दूंगा। 3 तो आज ऑलमोस्ट खत्म करके उठेंगे, अब छोटा सा ही है। यस, टाइम मेथड, wherein they say this 8 hour is divided into technically 2 hours के छोटे छोटे ब्लॉक। सुबह आप 8 बजे आए तो टेक्निकली 8:30 तक आप फैक्ट्री गेट से वर्किंग तक पहुंचोगे, तो 8:30 to 10:30 पहले 2 घंटे, फिर 15 मिनट का टी ब्रेक, फिर 10:45 से लेके 1 o'clock तक नेक्स्ट 2। तो पहला जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो ये 4 घंटे का पहला हाफ हो गया। 1 to 1:30 या 1 to 2, नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स या 1 hour का आपका लंच ब्रेक। फिर 2 से 4 थर्ड, फिर 4 बजे 15 मिनट का टी ब्रेक, फिर 4:15 to 6:15 या 6:30 छुट्टी। 8 घंटे का शिफ्ट विद फ्रीक्वेंट रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक। ये टेलर ने बताया था कब? आज से ऑलमोस्ट 120 साल पहले, जो हम आज तक फॉलो करते हैं। दिस इज द टाइम मेथड एंड इट इज ऑल्सो द मेथड स्टडी ऑल्सो, कि इसके अंदर काम कैसे करना है। तो अब ये जो 25,000 रुपीज अपने को एक वीक में कमाने हैं, मतलब पर डे हमारे को कितना कमाना है? अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो 5,000 रुपी हमारे को पर डे कमाना है। या इसका सिंपल सेंस दूसरे सेंस में ले, बिकॉज हम एजम्पशन पे काम कर रहे हैं, हम ₹1 पर यूनिट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये अपने को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 5,000 यूनिट्स पर डे बनाना है। सेल आउट पे रुक जा बेटा, अभी तो शुरू नहीं हुआ, पहले गलत आंसर देने शुरू कर दो। लो ओपनिंग हो गई तुम्हारी। लो मेरा सेकंड क्वेश्चन, लो आंसर बताओ।
अपने को अगर ये 5000 यूनिट पर डे बनाना है तो मुझे मिनिमम वर्कर्स कितने चाहिए पर डे, या मैक्सिमम वर्कर पर डे कितना चाहिए कि मेरी 5000 यूनिट पर डे बन जाए और एक हफ्ते में 5000 यूनिट बन जाए। अच्छा हाँ, एक एजम्पशन यहाँ पे और ले लो, सॉरी आई मिस दिस आउट। एवरी वर्कर और वन वर्कर वर्किंग फॉर 8 hours इज एबल टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट पर डे। बहुत सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं, एक यूनिट बनाओगे उस पर 1 रुपया प्रॉफिट कमाओगे। एक वर्कर 8 घंटे अगर एक दिन में काम कर रहा है तो 1 यूनिट बना रहा है। तो 5000 यूनिट अगर अपने को एक दिन में बनाना है तो कितने वर्कर चाहिए अपने को? एक्सीलेंट। सुरभि कितना आंसर है? अभिनव कितना आंसर है? हाँ अब कान जग रहे हैं राघव भैया के। यहाँ तो सबने 5000 कह दिया। सुरभि व्हाट इज योर आंसर? यस सर 5000। हाँ मतलब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो यूं ही पढ़े थे कल। मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसी फैक्ट्री बता दो जहाँ पे 100% एफिशिएंसी है। आज क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट हैं? दैट इज अनदर वैलिड आंसर। तो यहाँ दो बातें आती हैं। पहली बात तो है अगर आपने 5000 वर्कर बुलाए हैं वो 5000 आपकी फैक्ट्री पे हर रोज आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आप कह रहे हो 6000 वर्कर, तो 6000 वर्कर से अगर मुझे 5000 यूनिट बनानी है कहाँ भाग रहे हो? वहां तो अभी पहुंचा ही नहीं। अभी पहले इफेक्टिवनेस की तो बात कर लो। मतलब तुम ये बोल रहे हो 6000 के वर्कर 6000 यूनिट बना रहे हैं, 100% एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है। भाई डिफेक्टिव भी तो आएगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो जितने लोग आ रहे हैं उतने के उतने 100% एफिशिएंसी पे काम हो। इसको एक्चुअली बेंचमार्किंग कहते हैं इंडस्ट्री नॉर्म्स के अंदर। और नॉर्मल यूएस या बाकी इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड बेंचमार्क बताऊं कितना है? 60 to 70%। अगर ये 6000 वर्कर आप लेके आ रहे हो तो 4200 यूनिट तुम्हें मिलेंगी एक दिन, स्टिल शॉर्ट बाय 800। तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए 7000 वर्कर या 8000 वर्कर मंगा लो, 7000 वर्कर्स या 8000 वर्कर्स। 7000 वर्कर्स वर्किंग एट 80% efficiency, 8000 workers working at 70% efficiency. Answer will be, बताओ तो सही। भाई साहब एमसीक्यू है, इतनी दुनिया में खो जाओगे क्यों? ना मैंने कल पहले तुम्हें पहला इंस्ट्रक्शन एक दिया था, कई बार ये आंसर ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो listen to the instructions very carefully. I said 7000 workers working at 80% efficiency, 8000 workers working at 70% efficiency. Answer will be 5600 units. Target achieved. हमारे 5000 यूनिट हर रोज बन गए। अभी जो लेबर इनएफिशिएंसी और ये सब गा रहे थे ना, लो एक और गलत आंसर देना। अब अगर हमारी 5600 यूनिट पर डे बन रही हैं, इस पे सब अग्री कर रहे हो कि हम चाहे 8000 वर्कर्स वर्किंग एट 70% पे ले लें या 7000 वर्कर्स वर्किंग एट 80% पे ले लें, हमारा आंसर सेम आने वाला है। अग्रीड? अगर मैं सिंपल हिंदी में क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पूछ लेता हूं, 5600 यूनिट हर रोज बना रहे हैं तो 12 लाख यूनिट कितने दिन में बनेगी? If we are able to manufacture 5600 units per day, then in how many days are we going to achieve our target of 12 lakh units? You can give me answer in days, weeks and months. देखो मजा देखो जरा। हाँ जी सुरभि, अभिनव, रक्षित, give me answer. टू वन एट मोटा मोटा ले ले तो 220 दिन ले लेते हैं रफली, ठीक है? तो ये 220, 221, 218 अलग अलग कैलकुलेशन आएंगी सबकी, ठीक है? तो डेज में तो आंसर सही है। तो कितने महीने लगेंगे हमें इसको टारगेट को अटेन करने में? 6 months roughly. फिर गलत आंसर, गलत आंसर है भाई। मैंने 5 डे वर्किंग वीक लिया हुआ, मैंने बता रखा है। डिवाइड बाय 5 नहीं, ये आपने 5 वर्किंग डेज की एफिशिएंसी निकाली है। टेक्निकली जब उसको 30 डेज वर्किंग पे लोगे ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10.3।
समझ रहे हो? ये है बीएसटी की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जिसपे आप मटेरियल कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो पर यूनिट। जो बजट की कल बात कर रहे थे, डायरेक्टली बजट्स बनाने दिखा रहा हूँ तुम्हें, कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना प्रोडक्शन है, कितना प्रॉफिट है। अभी रेवेन्यू की नहीं बात कर रहा, क्योंकि तो बना है। बेचने की बात मार्केटिंग में करूंगा। मार्केटिंग वाले क्या पता 24 लाख का ऑर्डर लेके बैठे। ये नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं तुमसे। इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग 5600 यूनिट्स पर डे, तो मेरे एक साल में कितनी आउटपुट आएगी एक्चुअल, इस बेसिस पे? आंसर चाहिए भाई साहब, कोई जादू मंत्र नहीं पढ़ रहा मैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीए में फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है। कल आया यही पेपर, कल इसी का पेपर था, बीसीके का, लास्ट इकोनॉमिक्स एंड बीसीके पेपर। वो नहीं, वो तो लेट है, इनका तो जून में खत्म हो जाना था पहले। आपने क्या किया भाई साहब? 5600 इंटू, देखो फिर गलती करके बैठे हैं। 5 डेज है भाई साहब, 7 दिन कौन प्रोडक्शन करा रहा है? पूरा नाम क्या बेटा तेरा? हार्दिक? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बाबा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाँ हृदय यदु, ओके सर वो होगा 560 into 365 minus 560 minus 120। अबे यार एक दिन में ये हो रहा है, 5 दिन में कितनी बन रही है मेरी? 18,000 यूनिट इंटू 4 कितनी हो गई एक महीने में? 10 महीने में उसमें 1,44,000 और ऐड कर दो, नहीं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इतनी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है सर, उसको ऐड कर दो, माइनस कर दो। भाई साहब एमसीक्यू में ये सब नहीं चलता है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 5600 पर रोज बन रही है, हफ्ता इतने का 5, जो भी डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 56 इंटू 5, 5 5 है 25, इंटू 6 कितना बन रहा है? नहीं सॉरी, गड़बड़ कर गया, मैं ही गड़बड़ कर गया। 5 इंटू 3 एंड 28 बनेगा ये तुम्हारा। 56 इंटू 5, 25 और 3 28,000 यूनिट बनेगी तुम्हारी, ठीक है, एक हफ्ते की। इंटू 4 56, ये आपकी एक्चुअली 72 नहीं 1,16,000 यूनिट बनेगी। इंटू 12, खत्म। तभी तो कैलकुलेशन दी थी कि 10 साल में 10 में महीने में मेरा टारगेट लगभग 11,60,000 यूनिट बन जाएगी। देखो सीधा आंसर आता है। I don't need to full complete even the 11th month even. Technically 10 months and 1 week will get me almost all the production. क्योंकि अच्छा इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है मेरी 5600 के बीच? क्योंकि मेरे पास वर्कर है 8,000, तो 8,000 यूनिट बन रही है आइडली। 8,000 इंटू 5 40, 40 इंटू 4 1,60,000 इंटू 12, मतलब मोटा मोटा अब तुम्हारे वाला आंसर है 19,20,000। कल बोला था ना बीएसटी नंबर्स में दिखाऊंगा, दिख रहा है ना? एंड दिस कैन क्लियर ऑल ऑफ योर कंसेप्ट। यहाँ हमने प्लानिंग की भी बात कर ली, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन की भी बात कर ली, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अब समझ आ रहा है टॉप लेवल क्या करता है, टेक्निकल लेवल पे या मिडिल लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे क्या होता है। इनफैक्ट सुपरवाइजर्स या जो सुपरवाइजर के नीचे फोरमैन है वो आर्ली बेसिस पे भी देख सकता है कि कितने वर्कर क्या क्या काम कर रहे हैं। तो कहाँ हम पूरे 365 दिन की बात कर रहे हैं और कहाँ हम एक एक घंटे की प्रोडक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर यहां तक बात? चलो बिफोर मूविंग अहेड मैं छोटा सा एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये कल भी करना था और ये शायद हमारा कल रह गया। सी नॉर्मली हम बात करें तो किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, आइडली कंपनी के अंदर हम कहते हैं 4 चीजें चाहिए हमारे को इंपॉर्टेंट। नंबर 1 फिनेंस। फिनेंस इज सेड टू बी लाइफ ब्लड ऑफ एवरी कंपनी और एवरी एंटिटी। देन अभी जो हम बात करके आ रहे हैं प्रोडक्शन या ऑपरेशन होना चाहिए कि कुछ काम बनना चाहिए। प्रोडक्शन या हम इसको ऑपरेशंस भी बोल देते हैं आज की डेट में। ऑपरेटिंग अलग होता है, ऑपरेशंस अलग होता है, ये ध्यान रखना, ये आगे जाके बात होगा। अब इसको करेगा कौन? उसके लिए एचआर। टेक्निकली आपको जो एनसीईआरटी पढ़ाता है स्टाफिंग, विच इज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, इसकी भी बात करेंगे एक दिन। और अब जो बना है उसको बेचने के लिए, क्योंकि जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे, मार्केटिंग। अब समझ में आ रही है शांतनु? तो अगर किसी कंपनी में ये 4 चीज हैं, वो कंपनी बढ़िया से काम कर सकती है सुरभि?
Anji Surbi, do we need anything else? Yeah, these 4 things are sufficient. Finance, production, HR and marketing. क्या? वो functions की बात नहीं कर रहा हूं मैं. यही confusion तो हटाना है तुम्हारा आज. हाँ जी सुरभि, are you there? Yes sir, yes sir, yes sir, I am here. ये 4 पिलर बहुत हैं या कुछ और चाहिए? सर बहुत ही मतलब ठीक ही लग रहे हैं. ठीक ही हो लग रहा है जाना ना. चाहिए फटाफट काम. से अपना इंटरनेट और कंप्यूटर बंद कर दे. आईटी तो चाहिए ही नहीं. ये तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता. आज की डेट में आईटी इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एंटिटी. वरना पिछले 2 साल सब घर में बैठे होते. दिल्ली गवर्नमेंट की तरह ऑनलाइन क्लास थी, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है. आज की डेट में हमारे को आईटी भी चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जाता. It is the spinal cord. See, finance is the lifeblood of every business entity. Production actually हमारा functioning है. Staffing is what type of a function? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बोर्ड में, जो हर बच्चा गलत करता है. ये जो 40 on 40 लेके फुदक रहे हैं चीटिंग करके सब टर्म 1 में. The function which brings every organization to life is staffing. It is the only function which brings every organization to life. Staffing. मार्केटिंग जो दिखेगा वो बिकेगा. इसको तो मार्केटिंग में चैप्टर 11 में डिटेल में अपन बात करने वाले हैं अभी आगे, क्योंकि अभी तो आज तुम्हें प्रोडक्शन सिखाई है. बेचना सिखाऊंगा तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क है. आज उसकी नहीं बात करेंगे. इन सारे फंक्शंस को आज की डेट में जो इंटीग्रेट करता है या आपस में इकट्ठा करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अनफॉर्चुनेटली वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे. ई कॉमर्स और अमेजन और इन सब के वाइवा में भी पूछे जाएंगे. क्योंकि आज की डेट में वर्चुअली मतलब एक आपका जो सिंपल गोलगप्पे वाला या गन्ने के जूस वाला खड़ा है ना, वो भी पेटीएम का बैच लगा के क्यूआर कोड लगा के खड़ा है. तो विदाउट आईटी नो बिजनेस ऑपरेशंस इज पॉसिबल. एंड इफ आई एम रॉन्ग, प्रूव मी. आई एम ओपन टू चैलेंज. अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हें पढ़ाते नहीं है. बाहर के आईजीएसई बोर्ड में हम ये कराते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ अपनी एक पहली क्लास में बस. इसके बाद हम आईटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ. तो ये रेलेवेंट है. देयर आर दीज 5 पिलर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डैम एनी बिजनेस एंटिटी फंक्शनिंग्स. बट आज के बाद हम आईटी की नहीं बात करेंगे. हमारी बुक में 4 ही लिखे हुए हैं: फाइनेंस, प्रोडक्शन, स्टाफिंग और मार्केटिंग. कोई डाउट? अभिनव, सुरभि? नो सर. ओके. नो सर. अब हम बात करेंगे कि ये जो लेवल्स हैं वो करते क्या हैं. तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज टॉप लेवल. टॉप लेवल में जर्नली जो आपका मेन मैनेजमेंट बॉडी है, उसके अंदर एक ये जो भी फंक्शन बात किया या डिपार्टमेंट, इसका एक ही हेड होना एज पर न्यू कंपनी लॉ प्रोविजंस इज मैंडेटरी. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई एमडी भी हो जाए, डायरेक्टर भी और सीएफओ भी. तो हमारे पास जो फाइनेंस का हेड है, ये देखो जो अभी बात की है वही यहाँ लिख के दिखाता हूँ. फाइनेंस के हेड को सीएफओ कहेंगे. जो स्टाफिंग का हेड है उसको सीपीओ कहते हैं या सीओओ कहते हैं. CPO is Chief People Officer, Chief Operating Officers. मार्केटिंग वाले को आजकल CMO कहते हैं, Chief Marketing Officer. जो प्रोडक्शन में है उसको नॉर्मली हम वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन कहते हैं. और इन सब का जो हेड रहता है वो CEO या MD हो सकता है या चेयरमैन हो सकता है. और नॉर्मली ये एक ही पर्सन है जो सारे को कंट्रोल करेगा. एक CEO होगा. अगर जैसे रिलायंस की बात करें तो आज से 2 साल पहले तक मुकेश अंबानी सीईओ भी था, एमडी भी था, सीएफओ भी था. नाउ इट इज नॉट अलाउड. यू कैन हैव ओनली वन डेजिग्नेशन, वन पर्सन वन डेजिग्नेशन. यस, मतलब इफ देयर इज एन एमडी एंड देयर इज सीईओ, दे बोथ हैव टू बी डिफरेंट. दे कैन नॉट बी सेम. ये लीगल पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए. क्या? तो चेयरमैन है भाई. यस, मुकेश अंबानी इज चेयरमैन. मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ. वो पहले भी एमडी था, सीईओ तो कभी था ही नहीं. वो तब था जब धीरू भाई अंबानी चेयरमैन होते थे. मार्केटिंग हेड अनिल अंबानी होता था. करेंगे रिलायंस में नीचे से लेकर ऊपर तक सारी बात करूंगा. रिलायंस ने, धीरू भाई अंबानी ने सबसे पहले किस चीज से अपनी कंपनी शुरू करी थी? चलो बता दो. सी, बिजनेस स्टडीज में मेरे से पंगे लो, मजे आते हैं. कपड़ों से. कपड़ों की उस वेंचर का नाम क्या था? वो आज भी दिखता है. लेकिन उससे भी पहले एक काम किया था जिसमें वो फेल हुआ था. धीरू भाई अंबानी इनिशियली फेल्ड इन मोर देन 8 to 10 वेंचर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट वेंचर. कपड़ों का काम किया था. यस, वो आज भी उसके लिए काइंड ऑफ एक
नहीं, ऑयल में नहीं जा रहे अभी, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कपड़ों का, उस कपड़ों का ब्रांड क्या है वो बताओ मुझे। कपड़ा यार, एग्जाम्पल क्या? ऑप्शन ये है कि वो धीरू भाई अंबानी की सबसे पहला स्टिल बॉर्न चाइल्ड था, उसके नाम पे वो कंपनी आज। आगे हिंट दे देता हूँ, इट वॉज अ बेबी गर्ल। गूगल नॉट अलाउड सर। हाँ, धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ भाई, 1958, 1960। हाँ जी, अभिनव के रक्षित था। किसने आंसर दिया था ये? यस सर। किसने आंसर? अभिनव आप बोले थे? यस सर, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता यार, तुम लोग ना ऐसे पढ़ते हो यूं आंख बंद करके, है ना भैया। ओनली विमल, विमल, विमल फैब्रिक्स चेक कर लो। VIMAL, विमल इज दी धीरू भाई अंबानी फर्स्ट डॉटर का नेम, जिसके नाम पे ये कंपनी आज तक चल रही है। यस, विमल फैब्रिक्स। एंड इन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो इंडिया का, अगर आपने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो सबसे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस है इंडिया का। इनफैक्ट वर्ल्ड का जो सबसे पुराना ट्रेडिंग एक्सचेंज है, 1400 इयर्स ओल्ड, वो इंडिया में आज भी उसी कमोडिटी के लिए काम करता है। व्हाट इज दैट कमोडिटी? व्हिच एट वन पॉइंट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम। मारो तुक्के मारो, आई लव रॉन्ग आंसर्स। आज की डेट में ब्लैक गोल्ड माइन इंडिया की कौन सी सिटी है? पानीपत, रग्स एंड कारपेट्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक पेपर। काली मिर्च एक टाइम पे गोल्ड के बराबर ट्रेड होती थी। यू नो, इंडिया हैज बीन इन्वेडेड एन नंबर ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। यस, ब्लैक पेपर। पेपर भी 5 तरह का आता है। there is black pepper, there is white black pepper, there is green pepper, there is peppers and there is red peppers. कोची में है इसका एक्सचेंज, आज भी काम करता है। धीरू भाई अंबानी ने जो अपना पहला बिजनेस किया था स्पाइसेस में किया था। इंडिया में स्पाइसेस ट्रेड बहुत पुराना है। करेक्ट, टॉप लेवल क्लियर, किसी को कोई डाउट? इसके अलावा भी अलग अलग कंपनीज में आज की डेट में लाइक वाइस डायरेक्टर, डायरेक्टर, अलग अलग डिनोमिनेशंस हो सकते हैं, बट ये नॉर्मली यूज की जाती हैं। ये अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर में देखोगे तो इन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाया हुआ है आपको 12th की बुक में। भाई इस बुक को छोड़ दे, NCERT रख। हाँ, मेक दैट बेस बुक। रीजन बीइंग, इनमें ना सारी चीजें वहीं से कट कॉपी पेस्ट है, सबने फैब्रिकेशंस कर रखी हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बुक, बट NCERT इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड। तो इसमें हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। हैव नथिंग एनिमोसिटी एनी अगेंस्ट। वो हर स्कूल में ना जिस टीचर की जहां सेटिंग है वो चलाता है, सीधी सी बात है। वो अगेन बिजनेस एंगल है, तो वहां क्या अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, आप कंफ्यूज होगे। NCERT हम बेस लेके चलेंगे तो सबको सेम चीज दिखेगा, राइट। देन अब बात आती है एक मिडिल लेवल और टॉप लेवल के बीच में कंफ्यूजन की कहानी, जो तुम्हें एक क्वेश्चन तंग कर सकता है, जहां तुम्हारे नेगेटिव नंबर बन सकते हैं। At which position does a general manager come? General manager finance, general manager production, general manager marketing, general manager HR. Unfortunately, again wrong answer. Technically yes, but NCERT के according wrong answer है, क्योंकि NCERT जनरल मैनेजर्स को टॉप लेवल में दिखाता है। आप चैप्टर में जनरल मैनेजर को उन्होंने टॉप पे लिया हुआ है, बोर्ड के क्वेश्चन में सैंपल आंसर्स में ही आया, इसीलिए बता रहा हूँ, पहले अभी कुछ लिखा नहीं। तो यहाँ जो आप बात कह रहे हो उसके लिए मिडिल लेवल पे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक ही गोल्डन यूज याद रखो, जो भी राघव ने बात कही, ऑल फंक्शनल हेड्स आर मिडिल लेवल। तो फाइनेंस का मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, IT मैनेजर, वो मिडिल लेवल है, जनरल मैनेजर नहीं। ये सिर्फ आपको NCERT के लिए करना है। जब आप BBA MBA में जाओगे जनरल मैनेजर मिडिल लेवल पे आता है, ठीक है। लेकिन ये NCERT के बेस की वजह से जनरल मैनेजर्स को हम टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। ये अभी जब केस स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकली हमारे जो भी फंक्शनल हेड्स हैं, मतलब फंक्शनल हेड या मैनेजर्स, एक्चुअली ये हेड की बजाय मैनेजर वर्ड लो, जैसे फाइनेंस मैनेजर है, या आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, HR मैनेजर है, किसी भी और डेजिग्नेशन से हो, these all they'll come at middle level and they have a basic job of basically
interpreting the long range plans made by the top management into short range and informing them to lower level. Vice versa, लोअर लेवल ने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस और फीडबैक टॉप लेवल को बताना, और लेवल ऑफ हमारा जो टारगेट्स हैं कितने अटेन किए हैं वो रिपोर्टिंग टॉप लेवल को देना. तो आइडली मिडिल लेवल को समझो तो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में सैंडविच है. ऊपर वालों की सुनता है, नीचे वाले सुनाते हैं, ये किसी को कुछ नहीं कह सकते, इनका काम सुनने का रहता है. दे काइंड ऑफ एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज. ठीक है. गोइंग अहेड, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आपका लोअर लेवल. ठीक है. लोअर लेवल पे जनरल डेजिग्नेशंस आपकी रहती हैं मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजमेंट ऑफिसर्स. एक्चुअली ये पुराना टर्म है जो इंडिया में यूज होता है, इंडिया के बाहर नहीं. या इनको हम ट्रेनी मैनेजर्स भी कहते हैं, एमटी या एमपीस, जो जनरल आज की डेट में एमएनसीज की नॉमेनक्लेचर है. इसके अलावा सुपरवाइजर्स भी यहाँ लाए जा सकते हैं कुछ केसेस में, फोरमैन, और इनफैक्ट एक जनरल टर्म भी यूज की जाती है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर्स. यस, तो ये सारे लोअर लेवल पे रहते हैं. दे आर कंसर्न्ड विद द डे टू डे इम्प्लीमेंटेशंस और डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री. They are concerned for optimum utilization of the resources, minimization of the wastages. Thirdly, कितना इनका टारगेट है, कितना डेविएशंस है, वो सारा भी यहीं पे देखा जाता है. अगर ये सही से काम करेंगे तो ऊपर वाले टारगेट्स अटेन होंगे. See, assistant manager, supervisor और assistant manager ये दोनों सेम ही है. Point is, assistant manager is a fresh management guy who doesn't know how things are done. Supervisor is a person who has done those things but he doesn't know of the management. दोनों का लेवल सेम हो जाता है. उसको काम कर, manager is mandated to get the work done. Work, हाँ. Assistant manager middle level का होता है, लोअर मिडिल दोनों में. वो एक्चुअली मैनेजर्स के ना लेवल्स होते हैं. तो एक्चुअली सी यू विल कम एज अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, देन यू मे बी असिस्टेंट मैनेजर. तो अब जैसे आप एमबीए या कुछ करके आते हो तो एज अ फ्रेशर भी आपको असिस्टेंट मैनेजर्स कुछ लोग लगा देते हैं एज अ ट्रेनिंग. बैंक्स में अगर आप देखोगे, कुछ बैंक्स में वो आपको एज अ प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, देन यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर. तो दीज आर काइंड ऑफ फ्रेशर मैनेजमेंट पीपल. जबकि सुपरवाइजर और फोरमैन, दीज आर सीजन्ड वर्कर्स who have experience of doing the things. तो मैनेजमेंट को काम करना नहीं, करवाना आता है. वर्कर्स को काम करना आता है, करवाना नहीं आता. तो असिस्टेंट मैनेजर knows how to work, get the work done. Supervisor knows how the work is done. Correct. I think ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक पूरा कंप्लीट है. इस पे बेस्ड आपको एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, और जिसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन आज के बाद नहीं. क्योंकि वो क्या करेंगे, टारगेट्स की हमने बात कर ली, डेजिग्नेशंस की हमने बात कर ली, उनके फंक्शंस की बात कर ली. आपके सिलेबस में मोटा मोटा इतनी बात है. अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर अगर हम चले तो सिंपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो सिंपल रहते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, जिनको हम चैप्टर्स में नेक्स्ट वीक में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमने चैप्टर 1 में मैनेजमेंट की बात कर ली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर ली, लेवल्स की बात कर ली और फंक्शंस की बात कर ली. अब यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया हमारा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. और एक चीज छूट गई, दैट इज a few of the features of management और importance of management. वो मैं टेक्निकली आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे. एंड एक जो लास्ट बहुत छोटा सा बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन. उसकी कहीं पे हमने कल थोड़ी सी बात की थी. कोऑर्डिनेशन को अगर हम लें तो ये 3 तरीके से डिफाइंड है. कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ फीचर. कोऑर्डिनेशन इज also at times treated as a separate function of management. कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन. क्यों? हर लेवल पे, हर फंक्शन पे, हर डिपार्टमेंट में एवरी मैनेजर, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज मीनिंगलेस विदाउट कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन इज मीनिंगलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन. जो कल तुम लोग के बर्थडे पे केक वाले की बात की थी कि कोऑर्डिनेशन तो सबने किया, एक बंदे ने कोऑपरेट नहीं किया तो बाकी सारी कोऑर्डिनेशन बेकार है ना. कि आपका बाकी सारा सामान वो डेस्टिनेशन पे या उस लोकेशन पे पहुंचा हुआ है. और जैसे आज सर ने सब कुछ मैनेज किया होता और मैं नहीं आता, तो
because of my lack of cooperation, whole things would have turned into a jeopardy. तभी coordination को NCERT में वो क्या कहता है? It is a sense of management. It is a thread which binds all the other functions of the management together, like a thread which binds the flowers in a garden. इसके अलावा एक चीज और बात करता है. Coordination brings synchronization of different activities in an organization. Now, what does the word synchronization means? Think करता है. सिंक करता है. तो सिंक करना क्या होता है? सिंक तो अब ये भी कर रहा है. ये देखो, ये तुम्हारा जो ब्लैक बोर्ड है, ये देखो, ये सिंक कर रहा है. इट इज सिंकिंग इन IT टर्म्स. मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही, सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है. एंड आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम बॉयज एट लीस्ट. सर इन अ प्रॉपर ऑर्डर. मैडम, प्रोसेस की डेफिनेशन की नहीं बात हो रही. सारे सब तो साथ ज्वाइन कर देता कि हाँ, प्रॉपर्टी वर्क कर सके. क्या चीज? क्या चीज? गर्ल्स, ये देख लो, ये बॉयज ना अब अगर मतलब थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस रखते हैं तो आंसर दे देंगे. एक सेकंड भी नहीं लगेगा. महिंद्रा की 4x4 क्या होती है? 4x4 व्हील ड्राइव व्हीकल क्या होता है? तो बाकी गाड़ी के 4 टायर एक साथ नहीं चलते? कौन सी बुक से डेफिनेशन पढ़ी है? मुझे दिखा जरा ढूंढ के. सर 4x4 मतलब चारों टायर में उसके मोटर होती है, मतलब चारों चारों टायर अलग चलते हैं, अलग डायरेक्शन में चल सकते हैं, ऑल टेरेन में जा सकते हैं, जबकि नॉर्मल में दो टायर पेयर में चलते हैं. बैक पुल या पुश होता है. और सिंपल एग्जांपल में ये जो गर्ल्स ऐसी लुक्स दे रहे, हाँ, सब अलग चलते हैं. अगर आप चाहोगे ना 4 व्हील ड्राइव में पूरा, मतलब फोर्ड एंडोवर या टोयोटा फॉर्च्यूनर में अगर आपने ड्राइव किया है, कैसे भी उसको सीधे ले जाओ, कैसी भी टेरेन में ले जाओ, नॉर्मल गाड़ी लुढ़क जाएगी, वो लुढ़केगी नहीं, स्टेबल ड्राइव देगी, अंदर वो सेम रहेगा. दैट इज चारों टायर अलग घूमते हैं सर, इसलिए. यही तो बोल रहा हूँ. हृदय भैया कह रहा था चारों टायर एक साथ चलते हैं. टेक्निकली हाँ, इंटेंशन सही थी, एक्सप्रेशन गलत था. क्या? नहीं, मतलब आज की डेट में 4 व्हील 2x2 भी है, 2x4 भी है, 4x, अब स्कॉर्पियो की भी जो नई आ रही है वो 4x4, और वो XU7 वाले उस पे नए जो लॉन्च हुआ है 2020 वाला एडिशन, वो वैसा ही आ रहा है. ठीक है. बेस्ट इसमें लेकिन फोर्ड एंडोवर और लैंड क्रूजर को माना जाता है. वो काइंड ऑफ टॉप ऑफ द पैक ऑर्डर है बेसिकली. सब नीचे है भाई. हमर है फिर इन सबसे ऊपर 4 व्हील ड्राइव. मस्टैंग भी सर ऊपर ही. मस्टैंग भी है, बहुत सारी हैं. दैट मींस खैर ऑल व्हील ड्राइव आती है ना, उसमें 4 व्हील ड्राइव थोड़ी है. 6 व्हील ड्राइव भी है मर्सिडीज की, BMW. वो तो वो भी वो है ना AMG. हाँ, वो एक्चुअली ये जो 4x4 है, इसको ऑल G-Wagon में 6x6 है. इसको एक्चुअली 4x4 में क्या कहते हैं, ये चारों टायर जो एक साथ अलग अलग भी चल के सेम डायरेक्शन में जो लेके जाते हैं. तो ये गाड़ी का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, वो चारों टायर अलग अलग क्यों, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका पूरा है. तो चारों अलग काम करें, डायरेक्शन सेम रहेगा. चारों एक्सेस पे एक साथ. यस. और उसको डिवाइड करना जहां जितनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल में अगर उसमें तो पहले 2 और लास्ट के 2, इधर इट इज पुश और इधर इट इज पुल. जो बचपन में तुमने गाड़ियां वो जिगजैग वाली और धक्का चला के चलाई होंगी. दूसरा सिंक्रोनाइजेशन का जो बेस्ट एग्जांपल होता है, आप में से किसी को चपाती बनानी आती है? जैसे मम्मी बनाती है वैसे ही बनती है? नहीं, मैं शेप की बात नहीं कह रहा हूँ कि तवे पे भी रोटी हो और चकले पे भी, और वैसे भी पता लगे तवा खाली अभी बेल. हाँ, ये मशीन में भी बनती है सर. अब मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेशन नहीं है, अभी हम मैनुअल की बात कर रहे हैं. ऑटोमेशन पे भी आऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी आगे बात करेंगे. अभी सिंक्रोनाइजेशन तो पकड़ो. हाँ जी सुरभि, कोई डाउट? ओके. अब आई थिंक हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, क्योंकि मैं विद इन 15 मिनट्स तुम्हारी ये सेशन रैप अप करूंगा, क्योंकि ये अनस्केड्यूल्ड है. लेकिन ये जो 10 मिनट में मैं बात करने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे को, और एक आधा चैप्टर गायब होने वाला है. चैप्टर की नाम की बात करें तो कल हमने बात की थी कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मींस
change. Or for every business entity, what is very much important is business environment. और business environment की अगर हम definition की बात करें, यहाँ actually 3 ही चीजें हैं इस chapter में. इसकी definition, ठीक है, और इनके dimensions या forces, और एक ये word जिसमें बहुत तंग करा जाता है, that is different stakeholders in an organization. सर ये वर्ड तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, हमने पढ़ा ही नहीं है ना. आज जाके पढ़ के देखना, पहले ही पेज पे दिख जाएगा. पहला मतलब जहाँ इंट्रोडक्शन के आगे शुरू होता है वहीं पे. फिर पढ़ लो, नहीं है तो खरीद लो, बहुत हेल्प करेगी आपको आगे. दिखाऊं? दिखा? राघव मिला? नहीं मिला, दूर आगे जा रहा है. आगे इस केस स्टडी नहीं कहा मैंने पेज पे, इससे बगल वाले पेज पे देख जहां तेरी फिंगर्स है उसमें. हाँ, यहाँ कहीं देख, यहाँ दिखेगा स्टेक होल्डर्स, जिसमें कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स आर ऑल स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. दिखा वर्ड? ये तो सारे इंटरनल्स हैं बेसिकली. सी बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप लो तो ब्रॉडली ये 2 में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और आपने 12th में सिर्फ एक्सटर्नल को पढ़ा हुआ है. एक्सटर्नल के अंदर अगर हम बात करें तो आपका सिर्फ ये स्लेफ्ट का रूल है जो डायमेंशंस में आ जाता है. सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. और इस पे वेस्ट 100% एप्लीकेशन आएगा. और एक लेवल अगर इससे ऊपर जाना है तो इसको एक्चुअली एमबीए में जब आप पढ़ोगे तो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज पेस्टली एनालिसिस. इनफैक्ट ये पेस्टल एनालिसिस भी पुराना है, इसका जो नया वर्जन है दैट इज नाउ रेफर्ड टू एज पेस्टली. आई फॉर आईटी इसमें भी आ चुका है. आपके यहाँ से एक्चुअली एनवायरनमेंट और आई हटा के स्लेप्ट बनाया है. तो ये तीनों बातें एक ही कह रहे हैं. सोशल फैक्टर्स की बात करें, मतलब मैं उल्टा करा रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है, डेफिनेशन बाद में कराऊंगा, पहले फैक्टर्स की बात बता के चल रहे हैं. सोशल फैक्टर्स की बात करें तो जो भी आपके कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स हैं, लाइक ये आज से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 40 डेज के बाद या विद इन 40 डेज, इनफैक्ट अभी सावन शुरू है तो कहीं पे अभी से, ये नॉर्मली 40 डेज में वो बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर वो बोलते हैं कि अभी देव सो रहे हैं, बट टेक्निकली जैसे ही आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन शुरू होगा, रक्षाबंधन से लेके क्रिसमस तक कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलता रहेगा हर हफ्ते. रक्षाबंधन, जन्माष्टमी होगी, फिर श्राद्ध आ जाएंगे, फिर नवरात्रि आ जाएगा, फिर नवदुर्गे आ जाएगा, दशहरा, फिर आपका छठ है, ईद है, दीपावली है, गुरु नानक देव जयंती है, फिर कुछ आपका वो आ जाएगा, ईस्टर आ जाएगा, और फिर आपका क्रिसमस और न्यू ईयर. तो ये सारे सोशल फैक्टर्स में आते हैं. देन कम्स योर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आई थिंक आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं. नहीं करते. The Prime Minister on November 2016 introduced the demonetization concept in Indian markets. What aspect it is? अगर गवर्नमेंट में पीएम आ गया तो ये पॉलिटिकल हो जाए, और अगर यहाँ पे यही आ जाए कि in the parliament and in his address to nation, the Prime Minister said that with the new regulation of RBI, old currency is being replaced by new currency, तब वो इकोनॉमिक हो जाएगा. आरबीआई कर रहा है, इसलिए यही तो फर्क है. इस पूरे चैप्टर की जान ही यही अटकती है सारी की सारी. और इसीलिए आज सिर्फ आपको ये कंसेप्ट बता के जा रहा हूँ. इसको थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू नेक्स्ट आई थिंक मंडे ऑनवर्ड जब हम मिलेंगे तो हर क्लास में तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप करोगे क्लास से पहले या बाद, और नेक्स्ट में हम उनको डिस्कस करते चलेंगे. तो टेक्निकली मंडे ऑनवर्ड्स डेली विल ट्राई टू डू सम अराउंड ऑड 40-50 क्वेश्चंस, क्योंकि ये कंसेप्चुअली आपका बेसिक फ्रेमवर्क, मैंने क्या कहा था 3 क्लास होते तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि अब कहीं भी अटकोगे, तुम्हारी शादी की बात करूंगा या ये जो आज तुम्हें नंबर्स दिखाए, ये 12 लाख की फिगर तुम्हें बहुत तंग करने वाली है. ये मंडे को दिखाऊंगा कैसे, कहाँ. तो इकोनॉमिक्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, अपने माइक्रो और मैक्रो के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नाम याद करने शुरू कर दो.
तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइस, आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इनकम, गवर्नमेंट, मनी, आरबीआई, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी, एनडीपी, एनआई, टैक्सेस, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स. Taxes is a major source of revenue for government. Economic factor. The rate of tax will impact the functioning of the business environment, and these are technically beyond the control of any business entity. तभी हम इनको external factor कहते हैं. Technological factors मैं अगर बोलूं तो I think I don't need to tell you. Probably you people are more familiar. Last 2 साल में जो तुमने देख लिया, एप्पल को ले लो, गाड़ी को ले लो, मोबाइल फोन्स को ले लो, एंड पर्टिकुलरली ये जो तुम अपनी डीपीज चेंज करते होगे अपने फोन के अंदर, उसके लिए जो अलग अलग टूल्स यूज करते हो स्नैपचैट और इन सब मोबाइल एप्स के अंदर, दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी. और इसको बहुत सिंपल वे में देखना है. आदित्य, फोन कितना पुराना यूज कर रहे हैं बेटा? 2 साल 2 साल. 2 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं? 3-4 महीने. 2 साल. 3 साल पुराना है, मतलब 10 से अभी तक बदला नहीं है. ग्रेट. नॉर्मली एवरेज मोबाइल फोन अगर आप लोग देखो अपने आसपास या घर में, 22 महीने से ज्यादा का लाइफ नहीं होता है. मेरा भी ये ऑलमोस्ट 3 साल तो चल ही गया है. मेरे बेटे का जो मैं चला रहा हूँ टेक्निकली 7 में बटन यूज करना. लेकिन नॉर्मली अगर आप देखो, नया मॉडल आया था इसके, वो आप लोग बदलते हो. आपको मालूम है, अगर आप इन आईटी कंपनीज के हेड पे जाओगे, दे आर स्टिल यूजिंग नोकिया 1100. वो हम कभी बाद में बात करेंगे. एनीहाउ, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी को वी डोंट नीड टू डिस्कस मच. अब बात आती है बचे हुए 2, लीगल एंड पॉलिटिकल. ये बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको लास्ट में बात करेंगे. पॉलिटिकल की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है. जहां पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, पीएम, गवर्नमेंट मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑर्डर की बात आ जाए, वो पॉलिटिकल है. बहुत सीधी सीधी सी बात. अब यहाँ एक क्वेश्चन है. पहले एनसीईआरटी में टिल 2019 ये गलत होता था, अब इन्होंने इनफैक्ट वो हटा ही दिया है. और इनको समझने के लिए एस्पेक्ट्स को आपके चैप्टर 3 के अंदर इन्होंने बॉक्सेस में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं. टेक्निकली पेज नंबर 72 से लेके 85 के बीच. इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 99% यहीं से वो टर्म फ्रेज उठ के आया होगा. आपका जो भी क्वेश्चन या केसलेट होगा उसके अंदर बॉक्सेस में दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग, एज इट इज मिलने वाला तुमको. इसके बियॉन्ड मैंने अभी तक पिछले 10-12 साल में कोई पेपर नहीं देखा. वो यहीं से कुछ उठा के उसको रिफॉर्मेट कर देंगे. इनफैक्ट ये जो कार्टून दिए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा. लाइक बेबी फूड वो चेंज कर रहे हैं या वो ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो व्हाट फैक्टर इट इज? सोशल, क्योंकि कल्चरल हैबिट चेंज हो रही. ठीक है, तो पॉलिटिकल क्लियर. अब ये एक वर्ड है जो कंफ्यूज कर जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ. टिल 2019 ये दिया होता था पॉलिटिकल में और पूछा जाता था लीगल में. तो जहां भी वर्ड लॉ, एक्ट, स्टैच्यू आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, वो लीगल है. इसके अलावा जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, आपका कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्टैच्यू, लॉ, ये जहां भी आ जाएगा वो लॉ बन जाए. और ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. तो आज मैं इंटरनल की नहीं बात करूंगा, एक्सटर्नल को ही हम मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं. तो मंडे को we'll be talking about internal environment a little bit, though it is not provided in your NCERT or syllabus. Still, you might be asked a question from it. भैया ये CUET है, ये NCERT 12th बोर्ड का पेपर नहीं है. अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो चुका है. उन्होंने जो बोला फिर उनके भरोसे चलो या हमारे साथ चलो, चॉइस तुम्हारी है. प्रेशर नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. क्योंकि सीए फाउंडेशन, सीएस कोई भी और किसी भी और लेवल का आप एंट्रेंस दोगे, वहां इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट कराया जाता है. तो 2 मिनट तो हम बात करेंगे. आपने नहीं सुनना, कान बंद कर लो, कोई टेंशन नहीं है. अब बात आती है स्टेक होल्डर्स की. ये लिटिल कंफ्यूजिंग है.
कुछ बुक्स में कंज्यूमर को एक्सटर्नल में और कुछ में उसको इंटरनल में लिया जाता है। एक्चुअली इंटरनल फर्दर दो में डिवाइड करना चाहता है। इंटरनल को हम माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स में आप सिंपल सी बात रखो, द पर्संस और इंडिविजुअल्स हु हैव सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कल भी हमने बात की थी, पहले भी हमने बात की है, बिना कस्टमर की नीड को समझे कोई भी बिजनेस एंटिटी काम ही नहीं कर सकती। तो कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है फॉर एनी बिजनेस एंटिटी। अब कस्टमर जो चाहता है वो बनाएंगे एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कस्टमर्स, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जो आपके सप्लायर्स या वेंडर्स हैं, these are, और शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, these are considered some of the important stakeholders with respect to business environment. They can be individuals or they may be institutions like banks and government departments. अब बात रह गई बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की, और एक आपका छोटा सा टॉपिक इसमें और है, स्वॉट एनालिसिस। वो शायद हम आज नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट तो बहुत सिंपल सी बात कहता है, it is the sum total of all external factors which affect the operations or working of a business entity individually or collectively. So business environment can be understood better in parts, not in aggregate. क्योंकि जब आप इसको एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसको टुकड़ों में बांटोगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। छोटा सा एक केस स्टडी की बात करते हैं। आज से कुछ साल पहले तुम्हारा फेवरेट स्नैक बैन हो गया था, द बैनिंग ऑफ द मैगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ और सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, नेस्ले को छोड़ के? भाई गवाह हो तुम लोग इनके और बाकी तुम लोग उनके। हाँ सुरभि जो ये कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, अभिनव, रक्षित ये कह रहे हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर्स को फायदा हुआ जब मैगी बैन हुई, क्योंकि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। भैया जो कंज्यूमर हैबिचुअल है या एडिक्टेड है वो मैगी खाता था, 200 रुपए का पैकेट लाके भी खाइए। और जिसने मैगी नहीं खानी ना, उन्होंने नूडल खानी, इंस्टेंट नूडल खानी छोड़ दी। अगर आप इसमें लो तो ये दो चीजें हैं, बिफोर दी बैन एंड आफ्टर दी बैन। हम अगर बात करें तो यहाँ मैगी होती थी, आपका टॉप रेमन है जो बेसिकली वर्ल्ड में ये कंसेप्ट लेके आया, यिप्पी है, इसके अलावा चाओ चाओ है, और इसके अलावा पतंजलि की भी आती थी। हाँ वाई वाई है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैगी का पहले भी अराउंड 50% मार्केट शेयर था, बाकी सबका अराउंड 9-8-7 था। पतंजलि नया आया था और बाकी अदर्स में डाल सकते हो, तो ये 100% मार्केट शेयर हो गया, ठीक है। अब ये 100% में सपोज करो पहले 1000 मैगी बिकती थी, कुछ दिन में या टाइम में, घंटे में, आप ऐसे लगा। अब बैन लग गया, मैगी तो मिलनी बंद हो गई, लेकिन बैन तो थोड़ा सा टाइम के लिए था, बैन हट गया। इसके बाद मैगी का मार्केट शेयर इज अबव 60%, और ये जो 1000 वाला है मार्केट, टोटल मार्केट श्रिंक कर गई थी। इसका नुकसान कॉम्पिटिटर्स को हुआ है। ये भी मैंने सिर्फ एक बात करी है, ठीक है। अब तो मैं आज तंग करके जा रहा हूं अगले 2 दिन के लिए कि मैगी को इंडिया में बैन करने का इफेक्ट क्या हल्दीराम और बिकानो पे भी पड़ेगा। ऐसे कैसे? यही बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन एग्रीगेट कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन नहीं ऐसे भैया, नेस्ले 250 साल पुरानी कंपनी है, और जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया वो भी 75 साल पुरानी भी नहीं, और आज से 6 साल पहले तो सिर्फ 66 साल पुरानी थी। तो उनको धौंस थी कि हमने एक एमएनसी को बंद करा दिया। तो नेस्ले पेरेंट कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड। तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इंडिया को प्यार से समझाया, बेटा बैन हटा दो। वो बोले नहीं हम नहीं हटाते। तो स्विस गवर्नमेंट ने जितनी इंडियन आउटलेट्स यूरोप में थी उनको बैन कर दिया है। कई बार ये इनडायरेक्टली भी आपस में रिलेट होते हैं, तभी इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटर रिलेटेड।
तो डायरेक्ट हल्दीराम, और बहुत सारे बोलते हैं मैगी हल्दीराम में बिकती है, मैंने तो नहीं देखी बिकती है, लेकिन हल्दीराम और बिकानो के जो ईट आउट्स, इंडियन ईट आउट्स वहां थे यूरोप में, दे वर बैड। आप समझ आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड। इसके कुछ और एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, तो आई थिंक डन फॉर द डे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मोटा मोटा हमने कवर कर लिया। सिर्फ इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूटा है आपका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्योंकि वो एक पूरी कहानी है कहीं ना कहीं पे, वो आपको बहुत जगह हेल्प करने वाली है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ कि 1977-78 से पहले इंडिया में कोक मिलती थी, मैंने पी है, और 50 पैसा या 1 रुपी। फिर 1977 से 1992 तक इंडिया में कोक नहीं मिलती थी लीगली, वो भी टाइम हमने देखा है। तब कैंपा कोला, थ्रिल यहाँ बिका करता था, गोल्ड स्पॉट। अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, ये कॉलेज दिन की बात है। और फिर 1992 के बाद कोक इंडिया में वापस मिलने लगा, और ये सारा बेसिकली पॉलिटिकल बैड इंटेंशन की वजह से। 77 to 92, 15 साल नहीं मिला मैडम। दोज आर दी ब्लैक ईयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन बिजनेस। अगर ये वहां वो नहीं होता तो इंडिया बहुत आगे। ये 1977-78 में इंडिया चाइना एट पार थे। चाइना कहाँ पहुंच गया और इंडिया कहाँ पहुंच गया, क्योंकि अगर ये 1991-92 में भी अगर हम चेंज नहीं करते तो आप आज 1945 वाले हालात पे होते शायद, जो इस वक्त श्रीलंका में हालत हो रखी है। No personal bias or as such with the political ideology. I'll be discussing the whole things basically with the business orientation. वहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चेंज सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रहा है। लेकिन इंडिया में उस वक्त के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, he is considered to be one of the world's best finance minister, क्योंकि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लगी थी वो आज तक चल रही है, आपको मालूम है। 1995 में आई ग्रेजुएटेड, तो हमारे टीचर ने हमें फाइनल ईयर में ये बोला था, तुम लास्ट बैच हो जो एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हो, अगले साल से जीएसटी आ जाएगा 1996 1 अप्रैल से। कब लगा वो तुम्हें पता है, जब मनमोहन सिंह खुद 14 साल यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना डिसीजन नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। इस गवर्नमेंट ने 2016 1 जुलाई जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड। 96 का डिसीजन 20 साल बाद लगा था। इंडिया में ऐसे काम होते। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। क्लास एंडेड है तो फिर शुड आई स्टॉप शेयर। क्या चीज?